हमारा संघर्ष जिस दिन वहाँ हमने अनशन समाप्त किया, वहाँ से हमारे संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और वो जीत का अध्याय है। शौर्य और धैर्य, ये दो जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, उन दो पहियों के आधार पर हमारा समृद्ध पेंशनर्स का जो विजय रथ है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। दिल्ली का दिल पहले धड़कता नहीं था या कम धड़कता था, लेकिन इस बार जो है इससे ठीक ढंग से ऐसा धड़का, वो धड़कन जो है संसद तक पहुंची है। ये हम सबका, सब भाइयों को एकता और समता के सूत्र में बांधते हुए, समता और एकता के सूत्र में बांधते हुए इतना विराट संगठन बना दिया है कि आज जो है 7 वर्ष की उम्र में, हमारी उम्र कितनी है, कमांडर साहब के संगठन की उम्र 8वां साल चल रहा है। 8 साल की उम्र में इस छोटे बच्चे को इतना दौड़ा दिया कि जाके प्रधानमंत्री तक, संसद तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। आप सभी दिल्ली की टीम का, बहुगुणा साहब की टीम का, पूरी टीम के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दिल्ली की टीम ने इस बार जो किया है, इस बार जो आयोजन किया है, वो एक ऐतिहासिक आयोजन था और दिल्ली की गूंज, दिल्ली का दिल पहले धड़कता नहीं था या कम धड़कता था, लेकिन इस बार जो है इससे ठीक ढंग से ऐसा धड़का, वो धड़कन जो है संसद तक पहुंची है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जो हमारा आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन हम सब ने मिलकर किया, जिस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों से 27 राज्यों में हमारा काम था। एक और राज्य बढ़ गया है, 28 राज्यों के प्रतिनिधि वहां आए थे। आप सबको पता है कि करीब 140 के आसपास ट्रेनें रद्द होने के बाद में भी, इतने ढेर सारे रिजर्वेशन कैंसिल होने के बाद में भी प्रत्येक राज्य से हमारे प्रतिनिधि आए और वो लोग आए थे, ध्यान सुनिए हमारी बात को, उसमें से 99%, हम तो कहते हैं कि 99.99% वो ऐसे वृद्ध लोग थे जिनके पास में सादा मोबाइल है, उनके पास में सब स्मार्ट मोबाइल भी नहीं है। ऐसे वो लोग थे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। और जो बाकी हमारे भाई हैं, आपको पता होगा 001% जो भी हैं, वो व्हाट्सएप पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं और बस उंगलियां भी नहीं चला पाते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप जो है हमको माननीय कमांडर साहब कुछ आदेश देंगे यहाँ से। क्या आदेश है? आपको पता है कि हमारी जो डिमांड है, ध्यान सुनिए हमारी बात को, आपको सबको पता है कि ये जो हमारी डिमांड है मूलतः भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी 2012-13 में। सत्ता में आने के बाद में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और उसी काम को माननीय कमांडर साहब ने आगे बढ़ाया और एक ऐसा संगठन बनाया कि जो प्रांतों से उठ के, भाषा से उठ के, लिंग से उठ के, जाति से उठ के माननीय कमांडर साहब ने 27 राज्यों के, 28 राज्यों के लोगों को, सभी पेंशनर्स भाइयों को एक सूत्र में जोड़ा। ये पूरे विश्व का वृद्ध लोगों का सबसे बड़ा जो है संगठन है। इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। लोग कहते हैं आरएसएस का संगठन बहुत बड़ा है, हम तुलना नहीं कर रहे हैं किसी से, लेकिन हमारा EPS 95 का भाई हर गली में है, हर गांव में है। हर गांव में आपको औद्योगिक क्षेत्र का रिटायर्ड कर्मचारी मिलेगा। इतना बड़ा विशाल और विराट संगठन है ये हमारा समूह है, इतना बड़ा, जिसको माननीय कमांडर साहब ने एक सूत्र में बांधा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे इसमें रीजनल डायरेक्टर जैसे लोग हैं और जो है पियोन जैसे लोग हैं। कोई दीवार नहीं है, कोई जो है पद की दीवार नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है। और सब भाइयों को एकता और समता के सूत्र में बांधते हुए, समता और एकता के सूत्र में बांधते हुए इतना विराट संगठन बना दिया है कि आज जो है 7 वर्ष की उम्र में, हमारी उम्र कितनी है, कमांडर साहब के संगठन की उम्र 8वां साल चल रहा है। 8 साल की उम्र में इस छोटे बच्चे को इतना दौड़ा दिया कि जाके प्रधानमंत्री तक, संसद तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। यह पूरा से कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हम आपको ट्रैक क्या है हमारा, ध्यान सुनिए कि यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में उठाया था 2012-13 में। वो शहरी समिति बनी, जोर जोर से नारेबाजी हुई कि मिनिमम 3000 पेंशन DAS के साथ में देना ही चाहिए।
इसके बाद में सत्ता में आने के बाद शायद जो है उस बात को वो भूल गए हैं। इसलिए फिर से कमांडर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका काम करूंगा, और उसी ट्रैक पे चलते हुए हो सकता है कि जो मशीनरी है उसकी वजह से हमारा काम जो है लेट हो गया हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी निश्चित रूप से इस मशीनरी को काम में लगाते हुए, और वो हमारे कमांडर साहब तो हरदम कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा बोले दल हिले, राजा के बोलने बाद में दल हिलना ही चाहिए। और जो है वो क्षमता जो है माननीय मोदी जी में ऐसा हमें लगता है। हमने अपना कर्तव्य पालन किया, अब वो अपना कर्तव्य पालन कितना करते हैं ये उनकी जवाबदारी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष की शरण में जाते हैं तो जिसकी शरण में जाते हैं उसका काम बनता है कि जो शरण में आया हुआ व्यक्ति है उसको उठाए, उसको गले से लगाए, उससे पूछे कि भैया क्या तकलीफ है आपको। तो हमसे ज़्यादा जवाबदारी अब सरकार की है, मोदी जी के उन्होंने सोचना चाहिए। अब आपको हम यही बताना चाहते हैं कि यही काम, इसी काम को माननीय कमांडर साहब आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो है बीजेपी के हमारे जो भाई हैं वो हमको कह के, जिसको हम कहते हैं कि हमने 1000 रुपये की पेंशन कर दी है, ये तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना है। 1000 रुपये की पेंशन पाने वाले लोग, उससे कम पाने वाले लोग आज कम से कम 39 लाख लोग हैं। ऐसे समाज में लोग पड़े हुए हैं, वो हमारा विषय नहीं है, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जो 7.5 प्लस दिए है उतनी रकम पेंशन फंड के ब्याज से दी जा सकती है। केवल कमांडर साहब ने सॉल्यूशन, केवल प्रॉब्लम सामने नहीं रखा, प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन भी सामने रख दिया है। हायर पेंशन के बारे में माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट बता दिया है कि हायर पेंशन का जो फंड है वो सरकार जो है, सरकार से मांगा जाए, ईपीएफओ मांगे, लेकिन जो है हमारे जो मिनिमम पेंशन का फंड है उसको कृपा करके हाथ न लगाएं, उनको देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, लेकिन जो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो सरकार हम लोगों को वृद्ध पेंशनर्स को ठीक ढंग से जो है न्याय दिलाए, बिना किसी भेदभाव के। हायर पेंशन जो मुद्दा है सभी भाइयों को बिना किसी भेदभाव के सबको दिया जाए। और जो आपने एक विशेष बात आपको बता दें, ईपीएफओ बार बार कहता है कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं, हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। 2000 रुपये की जो मासिक भत्ता, जो मेडिकल भत्ता है, जब के वहन के ईपीएफओ के कर्मचारियों को दिया गया तो कौन सी सीबीटी मीटिंग बुलाई थी? वही सीबीटी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, वही अप्रूवल नहीं लिया गया है, उनके फंड से दिया गया। तो उनके पेंशन फंड से, पेंशन फंड के ब्याज से हमारी मांगें पूरी की जा सकती हैं, ये बार बार समझा दिया गया है। और हम लोग जो है अब एक ही आग्रह करें, एक ही बात को प्रचार प्रसार करें कि हमें आंकड़ों के जाल में ना फंसाया जाए, हमें शब्दों के जाल में ना फंसाया जाए। और आपको काम करना है तो हमसे संघर्ष ना करवाते हुए काम कर दीजिए, जिससे सरकार की साख बनी रहे। तो अब तो हमको जो है आगे इसी ट्रैक पे चलना है। आप सभी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, ये जो हमारा आंदोलन हुआ उनको हमको एनगेज करना है कि जिससे हमारा काम बने, उसी ट्रैक पे चलना है। जोर से ये अध्याय हमारा हम एक हैं, हम एक हैं। इसके बाद में मित्रों उसी ट्रैक पे हमको चलना है। एक अध्याय ऐतिहासिक आंदोलन करके हमारा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे असली संघर्ष की शुरुआत है। ध्यान सुनिए हमारी बात को। हमारा संघर्ष जिस दिन वहाँ हमने अनशन समाप्त किया, वहाँ से हमारे संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, और वो जीत का अध्याय है। शौर्य और धैर्य, ये दो जो है, जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, उन दो पहियों के आधार पर हमारा वृद्ध पेंशनर्स का जो विजय रथ है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। और जो हमारे मीडिया के भाई हैं, उन्होंने उसको, उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में, जिसको हम कहते हैं कि दिल की धड़कन जिसको कहते हैं, तेज करने में और सुव्यवस्थित करने में मीडिया के भाइयों ने बहुत बड़ा हमें सहयोग किया। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम वृद्धों की छीण आवाज़ को मीडिया के हमारे तरुण भाइयों ने वहाँ तक पहुँचाया। ऐसा बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में वृद्धों को
और युवकों को मिलाना ही संस्कृति है। तो हमारे मीडिया के भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि सही मायने में हम सब लोग जो है भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने वृद्धों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सब की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया और हमारी आवाज़ केवल संसद तक गूंजी नहीं, उसको ठीक ढंग से सुना भी गया है, उसको समझा भी गया है। अब केवल उसका रिजल्ट जो है आना बाकी है और हम सब लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से हमें न्याय मिले और जिससे कि हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनके जीवन में उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। इसी भावनाओं के साथ में एक बार फिर आप सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।